बाय बाय। अरे, तुम जाते क्यों नहीं हो भाई? पहले मुझे मेरा पैसा दो। क्या? तुम्हें अपना पैसा चाहिए? हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। अब जो एक रिटायरिंग पार्टनर है, उसको हमने कितना पैसा देना है, ये अमाउंट असरटेन करने के बाद हम उस रिटायरिंग पार्टनर को या डिक्रीज पार्टनर को, वो जो पार्टनर मर चुका है या फिर वो पार्टनर जो रिटायर हो रहा है, उसको वो पेमेंट देंगे। ये इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारे पास पैसा है या फिर हमारे पास पैसा नहीं है या फिर इनफ मनी नहीं है। तो इन सिचुएशन में हम क्या करें? अगर हमारे पास जो डिक्रीज्ड पार्टनर है या फिर रिटायरिंग पार्टनर है, उसके लिए, उसको देने के लिए अगर हमारे पास पैसा है तो हम उसे दे देंगे। अब वो पर्सन हमारा पार्टनर नहीं रहेगा। अगर वो पर्सन हमारा पार्टनर नहीं रहा है, उसने सारी अमाउंट ऑफ कैपिटल जो बिजनेस से निकाल लेगा, तो जो कैपिटल अकाउंट उसने पहले इंट्रोड्यूस करते वक्त क्रेडिट किया था, अब वो क्या करेगा, उसे डेबिट कर देगा। तो हम क्या जनरल एंट्री पास करेंगे? अब जनरल एंट्री जो पास होगी वो कैपिटल अकाउंट को अपना डेबिट कर देगा। अगर हम उसे कैश दे रहे हैं तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। हो सकता है हम बैंक से ट्रांसफ़र कर दें तो बैंक को हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे। ये तो हुई फर्स्ट वो सिचुएशन जब हमारे पास पैसा है। अगर हमारे पास पैसा ही नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे नहीं देंगे। इसका मतलब ये है देंगे, बट थोड़ा रुक के देंगे, यानी बाद में देंगे। क्योंकि वो पार्टनर नहीं है तो उसके पैसे को हम कैपिटल नहीं कह सकते। तो हम क्या करें, उसके पैसे को हम कैपिटल ना कहकर अब लोन मान लेंगे। हम ये मान लेंगे क्योंकि हमने उसको पैसा देना था, अब नहीं दिया, तो उसी पैसे को हम ये मान लेंगे कि उस रिटायरिंग पार्टनर ने हमें लोन दे दिया, तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम लोन में ट्रांसफर कर देंगे। तो कैसे करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और लोन को क्रेडिट कर देंगे। ये तो हुई सेकंड सिचुएशन। बट काफ़ी बार हमारे पास जो पैसा है इनफ अमाउंट नहीं होता, यानी कम अमाउंट होता है। ऐसे में क्या करें? मान लीजिए एक रिटायरिंग पार्टनर को हमें 10,000 रुपये देना है, बट हमारे पास 2,000 रुपये हैं। तो ऐसे में हम क्या करें? अब वो जो पार्टनर है वो कहता है कि मुझे कैश में ही पेमेंट होनी चाहिए। ये हो सकता है हमारी जो पार्टनरशिप डीड है उसकी टर्म एंड कंडीशन में ये हो कि एक रिटायरिंग पार्टनर को हम पैसा कैश में देंगे, तो या फिर बैंक से पेमेंट किया जाएगा। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में हम रिक्वायर्ड अमाउंट जो है वो लोन लेंगे। अब रिक्वायर्ड अमाउंट क्या रहेगी? रिक्वायर्ड अमाउंट वो है, मान लीजिए आपने किसी को 10,000 रुपये देने हैं, 2,000 आपके पास ऑलरेडी हैं, तो 8,000 क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड अमाउंट। इसी तरह आप बिजनेस में ये देखेंगे, हमने आउटगोइंग पार्टनर को कितना देना है। मान लीजिए आउटगोइंग पार्टनर को आपने 50,000 रुपीज़ देना है, जिसमें से आपके पास 20,000 रुपीज़ हैं, तो आपने और कितना देना है? 30,000 और देना है। वो 30,000 रिक्वायर्ड अमाउंट है, उसको आप लोन के रूप में ले लेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ तीन केसेस बनते हैं। पहला, जब हमारे पास कैश है या बैंक में पैसा है, हम उसे दे देंगे। दूसरा, जब हमारे पास कैश नहीं है, हम सारा का सारा पैसा क्या करते हैं? लोन लेते हैं। तीसरा, हमारे पास रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ लोन लेते हैं। मैं मानता हूं ऐसा कि आप क्वेश्चन में ज़्यादा समझ पाएंगे, तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। एक जो रिटायरिंग पार्टनर है, हम उसे पैसा देंगे। जब पैसा देंगे तो क्या एंट्री की जाएगी? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, और अगर आप कैश पे कर रहे हैं कैश को क्रेडिट करेंगे, अगर आप बैंक से पे कर रहे हैं तो बैंक को क्रेडिट करेंगे, अगर आप लोन ले रहे हैं पार्टनर से क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है तो आप लोन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पर जो लोन से रिलेटेड हमारे पास दो बातें हैं। दो बातें क्या हैं? दो बातें ये हैं, या हो सकता है प्री डिफाइंड एग्रीमेंट हो। एक पार्टनर जो है जा रहा है, या फिर जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी है उसके रिप्रेजेंटेटिव के साथ हमारा एक एग्रीमेंट होगा, या फिर एग्रीमेंट नहीं है। अगर एग्रीमेंट है तो उस एग्रीमेंट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन जो है पे किया जाएगा।
अगर एग्रीमेंट नहीं है तो यहाँ पर भी दो बातें हो सकती हैं। यहाँ पर जो सेक्शन 37 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, वो अप्लाई होगा, या फिर अब सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास। सेकंड ऑप्शन देखिए, जो इसने लोन फर्म को दे रखा है, लोन अकाउंट, लेट 1 लाख जो है उसे कैपिटल के रूप में मिलना चाहिए था, ये 1 लाख रुपए मिलना चाहिए था, बट फर्म ने 1 लाख रुपए नहीं दिया। इस 1 लाख पर फर्म जो प्रॉफिट कमाएगी, फर्म जो प्रॉफिट कमाएगी वो प्रॉफिट भी पार्टनर डिमांड कर सकता है, उसके डिक्रीज्ड पार्टनर के जो रिलेटिव हैं वो डिमांड कर सकते हैं। बट हम ज़्यादातर ये ऑप्शन नहीं देखते, हम यही ऑप्शन देखते हैं, बट लॉ के अंदर दोनों ही प्रोविजन है। देखिए हम क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ए बी सी एंड डी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 में। डी रिटायर एंड हिज शेयर वाज एक्वायर्ड बाय ए एंड बी इक्वली। डी रिटायर हो जाता है, यानी जिसका शेयर 4 था, 4 उसको ए और बी जो है इक्वली में पे करके चला जाता है, यानी सी को कुछ नहीं मिलेगा। गुडविल वाज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। पिछले 4 सालों के प्रॉफिट के बेस पर यहाँ एवरेज प्रॉफिट दिया गया है, विच वाज 40,000 है। यहाँ पर क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या हो जाती है, स्टूडेंट ये समझ जाते हैं गुडविल 40,000 है, गुडविल 40,000 नहीं है, एवरेज प्रॉफिट जो है वो 40,000 दिया गया है। लाइन को दोबारा से पढ़ लें, गुडविल वाज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर। पिछले 4 सालों के बेस पर हमने गुडविल को कैलकुलेट किया है, और जो एवरेज प्रॉफिट दिया गया है वो है 40,000। अगर एवरेज प्रॉफिट हमें 40,000 दिया गया है तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। अब हमारे पास वैल्यू ऑफ गुडविल क्या हो जाएगी, 40,000 को आप 3 ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि 1,20,000 हो जाती है, ठीक है। और जो क्योंकि डी रिटायर हुआ है तो डीज शेयर देख लें, डीज शेयर कितना हो जाएगा, 1,20,000 को आप 4/10 से, क्योंकि इनका क्या है 1/10, 2/10, 3/10 और 4/10, जो जा रहा है पार्टनर उसका 4/10 है, तो ये 48,000 जो है उसकी शेयर ऑफ गुडविल बनता है। अब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर किसने लिया था, ए और बी ने लिया था, कितना लिया था, इक्वली लिया था। तो यहाँ पर ये 48,000 दोनों में बराबर बढ़ जाएगा, 24,000 और 24,000 किसमें, ए और बी में, ठीक है। तो हमारे पास जनरल एंट्री क्या होगी, फर्स्ट जनरल एंट्री अगर हम करें तो देखिए हमारी जनरल एंट्री क्या होगी। फर्स्ट ये यहाँ पर डेट रहेगा, फिर पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो देखिए फर्स्ट में हम क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, और बीज कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, कितने से, 24,000, 24,000 एंड 48,000। इस तरह से हमने क्या किया है, ट्रीटमेंट किया है ऑफ गुडविल, गुडविल का हमने ट्रीटमेंट किया है, ठीक है। अब सेकंड जनरल एंट्री आगे देखते हैं क्या करें। क्वेश्चन में गुडविल वाज, ठीक है, गुडविल का हो गया सारा। जनरल रिजर्व शो ए बैलेंस ऑफ 1,30,000, ठीक है। तो इस जनरल रिजर्व का भी ट्रीटमेंट किया जाएगा, क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो हम जनरल रिजर्व को अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, जो कि 1,30,000 था, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू डीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, देयर ओल्ड रेशो में, जो कि क्वेश्चन में 1:2, 2:3:4 दिया गया है।
तो कितना कितना हो जाता है, 1,30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करें तो यहाँ पर 13,000 हो जाएगा। 13 की टेबल बन जाती है एक तरह से, 13,9 और 52,000। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, ठीक है, अब हमने ये भी कर लिया है। डी इज कैपिटल अकाउंट ए बैलेंस शोड 3 लाख एट द टाइम ऑफ डी इज रिटायरमेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू नेसेसरी जनरल एंट्री और डी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो अब हम डी का कैपिटल अकाउंट पहले बना लेते हैं। तो हम बना रहे हैं डी इज कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पास यहाँ पर रुपीज़ पार्टिकुलर रहेंगे। तो सबसे पहले हम बैलेंस को ब्रो डाउन कर लेते हैं। कौन से बैलेंस को? कैपिटल बैलेंस को। कैपिटल बैलेंस उसका कितना था? 3 लाख रुपीज़ था। तो 3 लाख रुपीज़ को हमने यहाँ ब्रो डाउन कर लिया, 3 लाख रुपीज़। अब जाने वाले पार्टनर को बिजनेस से क्या क्या मिला है? जाने वाले पार्टनर को गुडविल जो है वो मिल रही है ए के कैपिटल अकाउंट से। ए ने 24,000 गुडविल दी है और बी ने भी 24,000 गुडविल का शेयर दिया है डिक्रीज पार्टनर को, और उसे जनरल रिजर्व मिला है, जनरल रिजर्व मिला 52,000। अब ये सारा अमाउंट हमने उसको देना है और क्रेडिट साइड की कोई अमाउंट नहीं है, तो टोटल 4 लाख रुपीज़ हमारे पास यहाँ पर हो जाता है। तो 4 लाख रुपीज़ हमने उसको देना है। तो 2, अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये बताया नहीं गया, अब यहाँ पर देखिए यू आर रिक्वायर्ड टू जनरल एंट्री एट द टाइम ऑफ डीज रिटायरमेंट। क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया गया कि हमारे पास ऑप्टिमम अमाउंट है, तो हम ये मानेंगे कि हम उसके बैलेंस को लोन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम यहाँ पर लोन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी, इस बैलेंसिंग फिगर जो 4 लाख है, तो इसको हम क्या करेंगे, डीज लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और यही क्या है, हमारी बैलेंसिंग फिगर है। तो इससे हमारा क्या बनेगा, एक जनरल एंट्री बनेगी, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज लोन अकाउंट। तो हम जनरल एंट्री पास कर देते हैं। क्या? थर्ड जनरल एंट्री हमारी रहेगी, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज लोन अकाउंट। हमने कर दिया है अमाउंट जो ड्यू थी टू डीज, ट्रांसफ़र कर दी है टू हिज लोन अकाउंट में। इस तरह से हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी, जो कि अमाउंट 4 लाख रुपीज़ थी। इस तरह से आप लोन अकाउंट को सेट करेंगे। हम एक बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे और समझने में आसानी हो। ये छोटे क्वेश्चन तो सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए काफ़ी हैं, बट एक बड़े क्वेश्चन से आप बाकी की चीज़ों को भी अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, कहता है राम, श्याम एंड मोहन वर इन पार्टनरशिप फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन दी प्रोपोर्शन ऑफ 3:1। 3:1 में प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018 श्याम रिटायर फ्रॉम द फर्म। ऑन द डेट देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। और उनकी बैलेंस शीट कैसे दिखाई गई है? बैलेंस शीट में ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, एक्सपेंसेस ओइंग है, रिजर्व फंड है, ये हमारा ट्रांसफ़र किया जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ये भी ट्रांसफ़र किया जाता है। ये दोनों अमाउंट ट्रांसफ़र की जाती है। अब कैश इन हैंड है, डेटर्स है, स्टॉक है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, प्रीमिसेस है, सॉरी, इन्वेस्टमेंट है, लूज टूल्स है। और एक इसके अलावा कुछ टर्म्स दी गई हैं। टर्म्स में देखिए क्या देता है। सबसे पहले कहता है द टर्म वर्क गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 टाइम ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। सुपर प्रॉफिट के बेस पर उन्होंने गुडविल को कैलकुलेट करना है, ठीक है। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रिस्क ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के रिस्क को हमने कंसीडर करना है। नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज एस्टिमेटेड एज 5 लाख। हमने नॉर्मल प्रॉफिट जो है 5 लाख रुपीज़ माना है, ठीक है, एवरी ईयर, ठीक है। बट एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर वाज ईयर एंडेड 31 मार्च। अब हमारा साल कौन सा है हम ये देखेंगे। हमारा साल जो है वो साल है 2018, ठीक है। आपको यहाँ पर कितने सालों का प्रॉफिट नज़र आ रहा है? 2016, 2017 और 2018, ठीक है। काफ़ी बार क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको 4 सालों का प्रॉफिट दिया जाता है। लास्ट 3 ईयर आपने
कैलकुलेट करना है और क्वेश्चन में दिया गया है पिछले 4 साल, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो साल आपको दिया गया है उससे पीछे के 3 साल, वो और उससे पीछे के 3 साल, इस तरह से आप देखेंगे, यानी बिल्कुल लास्ट वाले ईयर को आप छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए आप क्या करेंगे, 6 लाख, 5,50,000 और 5,75,000 का एवरेज निकाल लेंगे। तो हम वर्किंग नोट यहाँ पर एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें। एवरेज प्रॉफिट, तो इसमें 6 लाख फर्स्ट ईयर में था, उसके बाद 5,50,000 सेकेंड ईयर में था और 5,75,000 थर्ड ईयर में था, और 3 से डिवाइड कर दें। तो 3 से डिवाइड करने पर हमारा जो टोटल करने के बाद 3 से डिवाइड करने पर 16,75,000, 16,75 नहीं आएगा, 70,25,000 आएगा, 70,25,000 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो इसके बाद इसको 3 से डिवाइड करने पर 5,75,000 जो है हमारा एवरेज प्रॉफिट आता है। यहाँ तक तो क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला गया है सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, हमें यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट दिया गया है, तो ठीक है, हम जानते हैं ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट आप प्रीवियस वीडियोस को देख लें, जो गुडविल कैलकुलेशन के मेथड्स दिए गए हैं, उसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट को या एवरेज प्रॉफिट में से लेस कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट हमारे पास 5,75,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में 5 लाख रुपीज़ दिया गया है, तो 75,000 हमारे पास क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। इस सुपर प्रॉफिट में से नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें देखना है, यहाँ 2 टाइम दिया गया है। ठीक है, 2 टाइम हमें देता है, तो इसको हम गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए 75,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 1,50,000 हमारी क्या आ जाती है, गुडविल आ जाती है, गुडविल फर्म की गुडविल आ जाती है। अब यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमने फर्स्ट पॉइंट को क्लियर कर लिया है। आगे देखिए, एक्सपेंसेस ओइंग टू दी ब्रॉट डाउन टू 37,500। एक्सपेंसेस ओइंग कितना था, 45,000 था, अब 37,000 हो गया है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन करेंगे तो हमारा इसमें क्या हो गया है, फ़ायदा हो गया। पहले एक्सपेंसेस ओइंग 45,000 थे, अब 37,500 हैं, एक्सपेंसेस कम हो गए हैं। इन्वेस्टमेंट आर रिवैल्यूएटेड, इन्वेस्टमेंट पहले कितनी थी, 80,000 थी, वो 72,000 इन रिवैल्यूएट की गई, नुकसान हो गया। राम टू कवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस बुक वैल्यू। अब यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना, मैं इसको अंडरलाइन रेड मार्क से कर देता हूँ, जिससे हमें इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन के बिल्कुल एंड में किया जाएगा। फैक्ट्री प्रीमिसेस टू बी वैल्यूएटेड, फैक्ट्री प्रीमिसेस जो हैं पहले कितने थे, 2,45,000 थे, अब ये बढ़ गए हैं। एंड लूज टूल्स जो पहले कितने थे, लूज टूल्स 40,000 के थे, अब 36,000 हो गए। प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज्ड बाय, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है 19,500 रुपये से बढ़ाई गई है, यानी अब टोटल कितनी हो जाएगी, 29,500 हो जाएगी। क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन जो है वो भी 18,000 है, हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन कितना है, 48,000 है, इसमें से 18,000 जो है वर्क हम क्लेम देंगे, उसके बाद जो 30,000 बचेगा उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, शाम टू बी पेड 50,000 इन कैश एंड द बैलेंस ड्यू टू हिम ट्रीटेड एज ए लोन कैरिड इंटरेस्ट 6% पर एनम। जो बाकी बचा होगा उसको हम लोन ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ शाम जो है उसका गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। गुडविल के लिए आपको याद होगा हमने यहाँ पर उसका हिस्सा निकाल रहे हैं। शाम जो था वो कितने हिस्से के लिए था, शाम जो था 2/6 के लिए था। ठीक है, कौन रिटायर हो रहा है, शाम ही रिटायर हो रहा है, आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, शाम रिटायर हो रहा है। तो हमारे पास 1,50,000 का 2/6 अगर हम करें तो कितना हो जाएगा, ये 50,000 रुपीज़ हो जाता है। इसी को 1/3 भी कर सकते हैं और आसान हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, शाम्स शेयर ऑफ गुडविल, शाम का शेयर ऑफ गुडविल है। ठीक है,
अब क्वेश्चन में आप ये भी देख पा रहे हो कि ने जो है उसके बारे में कुछ नहीं बोलता। अब न्यू रेशो के बारे में कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ रिटायर हो गया है। तो हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास ओल्ड रेशो 3:2:1 था और जो पार्टनर अगर चला जाए तो न्यू पार्टनर जो है उनका रेशो क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। ये न्यू रेशो हो जाएगा। इस केस में जो गेनिंग रेशो होता है वो न्यू रेशो के बराबर ही होता है। तो गेनिंग रेशो कितना है, 3:1 है। तो हमारी जर्नल एंट्री बड़ी आसान हो जाएगी। हम क्या कर लें, जर्नल एंट्री में जो डेट हमें यहाँ होनी चाहिए, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। तो हम यहाँ क्या करते हैं, राम के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। इसी तरह मोहन के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं और शाम्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। किस लिए कर रहे हैं, हम गुडविल ट्रीटमेंट किया है, गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए। गुडविल हमने इसको 50,000 देनी थी, जो इनका गेनिंग रेशो जो है वो 3:1 निकल कर आया है। तो 3:1 में 37,500 रुपये में और 12,500 रुपये में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम क्या बना लेते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं जो पार्टनर्स का हमने करना था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये वाला टर्म जो है हमारी हो चुकी है, इसका हम कर चुके हैं। सेकंड, एक्सपेंसेस ओइंग बाय द ब्रॉट डाउन, एक्सपेंसेस जो है कम हो गए हैं। पहले 45,000 थे, अब 37,500 रुपये हैं। तो हमारे जो टोटल एक्सपेंसेस जो हैं कम हुए हैं वो कितने हो गए हैं, 7,500 रुपीज़ हमारे एक्सपेंसेस कम हो गए। तो हम क्या कर देंगे, बाय एक्सपेंसेस ओइंग अकाउंट जो 7,500 रुपीज़। अब जानते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का होता है, जिसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हम लेते हैं और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन लेते हैं। आप ये देखिए, किसी चीज़ से अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, एसेट के बढ़ने से फ़ायदा होता है, लायबिलिटी के कम होने से भी फ़ायदा होता है। तो हमने ये एक्सपेंसेस जो ओइंग है इसको इस एरिया में लिया है। आगे ये हम कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड 72,000। पहले इन्वेस्टमेंट कितनी थी हमारी, इन्वेस्टमेंट 80,000 रुपीज़ की थी। इन्वेस्टमेंट हमारी कम हो चुकी है, लॉस हो चुका है, तो हम इसको ले लेंगे टू इन्वेस्टमेंट। कितना है, 8,000 कम हो चुका है। ठीक है। अब इसी लाइन में कहता है राम टुक, ठीक है, ये आखिर में करने वाली, ये लास्ट में हम करेंगे, क्वेश्चन के लास्ट में किया जाएगा। ये कैपिटल अकाउंट से बिलोंग करता है। फैक्ट्री प्रीमिसेस टू बी रीवैल्यूएटेड, फैक्ट्री प्रीमिसेस 2,25,000 का था, अब कितना है, 2,43,000 का है। तो ये इसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो हम लिख देते हैं बाय फैक्ट्री प्रीमिसेस 18,000 जो वैल्यू बढ़ गई है। और इसके अलावा फैक्ट्री प्रीमिसेस के बाद लूज टूल्स जो हैं 36,000 के हैं। पहले लूज टूल्स 40,000 के थे, अब 36,000 के हैं। लूज टूल्स की वैल्यू कम हो गई है, तो 2 कर देते हैं हम लूज टूल्स 40,000 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा ये वाली वैल्यूज़ भी हो चुकी हैं। ये वाली वैल्यू, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज 19,500। तो ये लायबिलिटी बढ़ गई है, लायबिलिटी के बढ़ने पर भी नुकसान ही होता है। तो हम क्या कर देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 19,500 रुपीज़। अब इसके अलावा हमें क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ नहीं देता। ये क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन का, ये हम कैपिटल अकाउंट में ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर हम रिवैल्यूएशन जो है हमारा कंप्लीट होता है, हम रिवैल्यूएशन का बैलेंस निकाल लेते हैं। दोनों साइड का टोटल करें तो हम देख पा रहे हैं डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है। तो बैलेंसिंग फिगर जो होगी वो हमारी क्रेडिट साइड में आएगी। इसका मतलब ये क्या होगा, लॉस होगा जो ट्रांसफ़र किया जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। जब ओल्ड पार्टनर कहा है तो ओल्ड रेशो ही होता है इसका। तो बैलेंस आता है हमारे पास 6,000, जो हम ओल्ड पार्टनर यानी राम, श्याम,
श्याम एंड मोहन के ओल्ड रेशो में, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ओल्ड रेशो उनका क्या था? उनका ओल्ड रेशो 3:2:1 था। तो हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो 3000, 2000 और 1000 हो जाता है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब हम क्या करें? अब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि अब कुछ नहीं है। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? हमें शो दी जर्नल एंट्री, गुडविल एडजस्टमेंट, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट बना चुके हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड दी, ठीक है जी। नेसेसरी लेजर अकाउंट में हमारा कैपिटल अकाउंट रह गया, उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र की जाती है। तो हम बैलेंस जो है ब्रोक डाउन कर लेते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट दिया गया है। 2 लाख, 1,50,000 और 1 लाख। तो हम यहाँ बैलेंस जो है ट्रांसफ़र कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 2 लाख, 1,50,000 और 1 लाख। ठीक है। अब जो हमने रिजर्व फंड ट्रांसफ़र करना था, रिजर्व फंड ट्रांसफ़र करना था, वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्वेश्चन में दो चीज़ें थी, रिजर्व फंड और वर्कमैन कंपनसेशन। रिजर्व फंड तो एज इट इज ट्रांसफ़र होगा, बट वर्कमैन कंपनसेशन 30,000 ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि हमारे पास क्लेम है 18,000 रुपीज़ का। तो हम यहाँ पर रिजर्व फंड जो है, और किस रेशो में? ओल्ड रेशो के अंदर, जो कि 3:2:1 है, उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो 52,500, 35,000 और 17,500, और इसके अलावा हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। किस रेशो में? 3:2:1। और कितना ट्रांसफ़र होगा? ये ट्रांसफ़र होगा 30,000। तो 30,000 में क्या रहेगा? 15,000, 10,000 एंड 5,000 रहेगा। इसके अलावा हमारे पास देखिए, अब रिवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफ़र कर दें। रिवैल्यूएशन का लॉस भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो क्या कर देते हैं? टू रिवैल्यूएशन जो रहेगा 3,000, 2,000 एंड 1,000। ठीक है। इसके अलावा जो हमने फर्स्ट जर्नल एंट्री की थी, ये वाली, इसका ट्रीटमेंट रह गया है। तो राम और श्याम ने क्या किया था? इनकी कैपिटल को हमने डेबिट किया था, और श्याम की कैपिटल को हमने, सॉरी, राम और मोहन की कैपिटल को डेबिट किया था, श्याम की कैपिटल को क्रेडिट किया था। तो हम क्या करते हैं? श्याम की कैपिटल के साइड में बाय कर देते हैं राम्स कैपिटल, और बाय कर देते हैं मोहन्स कैपिटल। किस, यहाँ पर ये दोनों नहीं, सिर्फ इसका रहेगा 37,500 और 12,500। और इनकी कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट साइड में लिख देते हैं टू श्याम्स कैपिटल 37,500 और 12,500। आई होप यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब हमारा लास्ट में क्वेश्चन में मैंने जैसे बोला था कि ये जो राम ने इन्वेस्टमेंट ली है, इसको आखिर में किया जाएगा। अब राम इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 72,000 थी, और उसको किसने ले लिया था? राम ने ले लिया था। तो उसके कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं टू इन्वेस्टमेंट। कितना रहेगा? 72,000, क्योंकि उसी वैल्यू पर इसने लिया था। ठीक है। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद हमें क्वेश्चन में लास्ट में एक बात और कही गई है, शाम को टू बी पेड 50,000 इन कैश। शाम जितना भी अमाउंट है उसको 50,000 रुपये तो हम कैश देंगे ही देंगे, उसके अलावा जो बच जाएगा उसको लोन में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो शाम को हम 50,000 रुपये कैश तो दे देते हैं, तो हम टू कर देते हैं टू कैश। शाम को हमने 50,000 रुपये दे दिया, और जो बाकी बचेगा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम देखिए बैलेंस टोटल करते हैं। टोटल देखें, राम का जो डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल है 2,67,500 आता है। यहाँ पर 2,45,000, 1,22,500 आता है। ठीक है, हमने क्लोज कर दिया और बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। 2,67,500, 2,45,000 रहेगा, 1,22,500। ठीक है। अब क्योंकि इसको हमने पे करना है शाम को, तो इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, शाम्स लोन अकाउंट।
तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ बचती है 1,93,000 और यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर बचती है टू बैलेंस कैरी डाउन। क्यों इसको कैरी डाउन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिजनेस इनके साथ कंटिन्यू रहेगा। इनकी कैपिटल जो है 1,55,000 एंड 1,09,000 है। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, सारा कंप्लीट हो चुका है, हमने उसको शाम को लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब लास्ट में हम बैलेंस शीट बना लेते हैं और क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले अब देखिए, क्वेश्चन में आप देख रहे थे, क्वेश्चन में हमारे पास कैश कितना था? 90,000 रुपये था, जिसमें से 50,000 रुपये हमने उसको दे दिया है। तो अब कैश कितना बचा है? हमारे पास 40,000 रुपये कैश बचा है। और जैसे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लिया करें, तो हमारे पास अब कैश कितना बचा है? सबसे पहले एसेट में लिख लेते कैश इन हैंड, जो कि 40,000 रुपीज़ बचा है। इसके बाद बैलेंस शीट में हमारे पास डेटर दिए गए थे, डेटर्स जो 1,60,000 दिए गए थे। ठीक है, इसमें से लेस कर देते हैं प्रोविज़न। प्रोविज़न पहले 10,000 थी और हमने 19,500 और प्रोविज़न बनाई थी, तो टोटल 29,500 हमारी प्रोविज़न है। ठीक है, आप देख भी पा रहे होंगे, ये प्रोविज़न हमने 19,500 ये बनाई थी और हमारे पास पहले से 10,000 पहले के थे, तो हमारी और टोटल मिलाकर 29,500 जो हो जाता है। तो इसको लेस कर देते हैं 1,30,500। ठीक है, अब क्वेश्चन में और बाकी चीज़ें देख लेते हैं। बाकी चीज़ों में सबसे पहले ऑर्डर वाइज स्टॉक जो है, स्टॉक में कोई चेंज नहीं था, एज इट इज़ लेंगे। फैक्ट्री प्रीमिसेस में भी चेंज था, इन्वेस्टमेंट में भी चेंज था और लूज टूल्स में भी चेंज था। तो इन सभी चीज़ों को हम चेंज करके लिखेंगे। फैक्ट्री प्रीमिसेस जो है वो 2,45,000 लिखेंगे, लूज टूल्स जो है वो 36,000 लिखेंगे और इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी कितनी हो गई थी? इन्वेस्टमेंट 72,000, वो भी किसने ले ली है? इन्वेस्टमेंट हमारे राम ने ले ली है, इस वजह से अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट को हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टॉक, स्टॉक है 1,20,000 और फैक्ट्री प्रीमिसेस जो है 2,43,000 और आखिर में लूज टूल्स जो है 36,000। ठीक है, अब लायबिलिटी तरफ देख लेते हैं। लायबिलिटी तरफ हमारे पास क्या क्या रहेगा? लायबिलिटी तरफ में सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया था ट्रेड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ लिखा जाएगा। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ लिखा जाएगा। एक्सपेंसेस ओइंग, इनमें चेंज आया था, एक्सपेंसेस ओइंग जो थे वो हमारे कम हो गए थे, 37,500 हो गए थे। ठीक है, तो उसको चेंज करके लिखेंगे। रिजर्व फंड हमारा ख़त्म हो चुका है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड में 18,000 की ये लायबिलिटी है। ठीक है, ये याद रखिएगा, हमने पूरा नहीं लिखना, 18,000 लिखना है, बाकी कैपिटल। ठीक है, इसके अलावा कुछ अगर हम रिवैल्यूएशन में देख लेंगे, अगर कुछ नई प्रोविज़न होगी तो। अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स जो है वो 30,000 थे। ठीक है, बिल्स पेबल जो है वो 27,000 एज इट इज़ है। एक्सपेंसेस ओइंग कम हो चुका था, 37,500 हो चुका था। इसके अलावा हमारे पास कंपनसेशन था, टू एम्प्लॉयज़, जो कि 18,000 रुपये था। और बाकी क्या बचता है? बाकी हमने लोन लिया था शाम को, शाम्स लोन कितना हमने बैलेंसिंग फिगर 1,93,000, 1,93,000 शाम का लोन था। और कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट अब राम और मोहन, राम और मोहन का 1,55,000 एंड 1,55,000 और 1,09,000,
टोटल हमारे पास 2,64,000 हो जाता है। अब दोनों साइड का टोटल करेंगे 5,69,500 रुपीज़, 5,69,500 रुपीज़। आई होप ये आप समझ पाए होंगे। कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जो पार्टनरशिप फर्म में, जो हमारा ये चैप्टर है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर है, उसमें डिडक्ट हो चुके हैं फॉर द सेशन 2020 एंड 21। तो वो कौन से टॉपिक्स हैं, और आप अपना चेक भी कर सकते हैं वो कौन से टॉपिक है। फर्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट आपका डिलीट हो चुका है। प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर आपका डिलीट हो चुका है। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ डिक्रीज्ड पार्टनर कैपिटल एंड हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। डिक्रीज्ड पार्टनर है, उसके प्रॉफिट को हम किस तरह से शेयर करते हैं वो पार्ट अभी भी है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इससे नेक्स्ट क्लास जो रहेगी उस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में रहेगी। तो स्टे ट्यून विद अस, और आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।